रेडी करें। इसके बाद ये यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, कल 16 तक कर लिए थे जैसा कि अभी आप बता रहे थे। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन बैंक में 2009 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। और कल भी मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि आपको ना इसके लिए एक माइंडसेट करना पड़ेगा। इसको बंद कर दीजिए पर्दा को थोड़ा नितिन। इसके आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी इस बात का एहसास करेंगे कि हम इसमें एक से ज्यादा आंसर देंगे तो भी वह सही माना जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज आपको यहां से देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा होगा, ठीक है ना इसमें। लेकिन जैसे ही एमसीक्यू आएगा उसमें तो आपको एक ही आंसर चूज करना होगा। एमसीक्यू आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें एक ही आंसर चूज करने होंगे और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बीएसईबी एग्जामिनेशन बोर्ड यानी 2009 से। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। वी डैश लव आवर कंट्री, ठीक है ना। आपको ना सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन पे आपको ध्यान देते रहना है ना। इस तरह के क्वेश्चन पे सिर्फ आपको ध्यान देते रहना है और ध्यान देते देते आपको याद हो जाएगा। यानी लिखना या फिर उसको लिख के याद करना ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सीधे सीधे आपको टॉपिक पर आपको डिस्कस करना है। वी डैश लव आवर कंट्री, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में आ रहा होगा वी शुड लव आवर कंट्री। आप किताब में भी देखेंगे तो आपको लिखा हुआ ये भी मिल सकता है कि वी ऑट टू लव आवर कंट्री, क्योंकि हम अपने देश से अगर हम प्यार करें तो एक नैतिक बातें हैं, हम सबको अपने देश से प्यार करनी चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि यहां पर आप शुड दें, ऑट टू दें, ये कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से दोनों सही होगा, लेकिन टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गिवन ऑप्शन। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं। दूसरी बात क्या है, यहां पे मस्ट का प्रयोग अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि हम देश से प्यार करें ही करें। अगर हम देश से प्यार नहीं करें तो हमें सजा होगी, ऐसा कुछ है नहीं। ये नैतिक बातें हैं, एक नैतिक विषय है, मोरल ऑब्लिगेशन है। सो उसमें हम शुड का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या ऑट टू का। समझ में आया मेरी बात? यानी शुड देंगे तो भी, ऑट टू देंगे तो भी ये सही माना जाएगा। आई डैश हायर ए टैक्स, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? पहले मैं आपको माइंडसेट आपका करवा लूं तब जाके आगे बढ़ूं। क्योंकि अगर हम यहां पर दे देंगे शुड या फिर देंगे ऑट टू, OUGHT, ऑट टू, तो ये दोनों एक समान सही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद है आई डैश हायर ए टैक्सी, तो इसमें हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन हायर ए टैक्सी, क्यों? क्योंकि आई एम एबल, आई एम एलिजिबल, है ना, आई हैव कैपेसिटी टू हायर एक टैक्सी, टैक्सी को हायर करने की मेरी क्षमता है, मैं इसे हायर कर सकता हूं, तो इसलिए कैन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अगर इसमें आप विल का प्रयोग करते हैं, आई विल हायर ए टैक्सी, मैं एक टैक्सी हायर करूंगा टू गो टू पटना, पटना जाने के लिए, तो विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई के साथ सेल भी लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है ना कि डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर। समझे कि नहीं? सबका अलग अलग अर्थ क्यों हो जाता है। अगर करेंगे आई के साथ विल हायर ए टैक्सी, तब इसका मतलब हो जाएगा कि मैं एक टैक्सी हायर करूंगा, एंड दैट इट इज श्योर। आई के साथ विल लगा दिया तो इट इज श्योरली, यानी यह निश्चित तौर पे कि आई विल हायर ए टैक्सी। तो इसलिए कैन भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, ये सब निर्भर करेगा आपके ऑप्शन पर, ठीक है। ही डैश कम टूडे, ऑब्वियसली ही विल कम टूडे, ही विल, बोलिए आप क्या बोलते हैं? विल का प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा। हम आपको बता रहे हैं ना कि आपको एक से ज्यादा आंसर आपके दिमाग में आएंगे और ये सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन आपको डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन पे आपको ही, आप पर ही छोड़ देता हूं कि ऑप्शन पर निर्भर करता है। देखिए, यू डैश योर ड्यूटी, अच्छा इसमें तो एक वर्ड जो है ना ये गायब है, वर्ब नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो आप वर्ब को दे दीजिए। यहाँ पे ना वर्ब एगो मिसप्रिंट है ना। तो यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी, दोनों सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो इसीलिए इस दोनों में से कोई एक आप आंसर चूज करेंगे, है ना। आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, है ना। अगर आप कह रहे हैं एक मालिक के नाते इंप्लॉय को कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? यू मस्ट डू योर ड्यूटी। लेकिन अगर हम आपको सामान्य रूप से कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है समझाने के लिए, तो नहीं, जिंदगी जीना है तो आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो शुड का प्रयोग हो गया।
तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, यही तो इसकी खासियत है। वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, बताइए इसमें ऑट टू का प्रयोग ज्यादा उचित होगा, चूंकि नैतिक बातें हैं, मोरल ऑब्लिगेशन को बताती हैं। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड का भी प्रयोग करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इसमें ऑट टू का प्रयोग करें तो ज्यादा उचित माना जाएगा। ठीक है, इसमें आपने शुड का प्रयोग कर दिया तो ज्यादा उचित हो गया। आई स्विम अक्रॉस द रिवर, इसमें कैन का ही प्रयोग करेंगे, जो एकदम परफेक्ट होगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यू डैश नॉट रैग द न्यू कमर्स, बोलिए यू कैन नॉट रैग द न्यू कमर्स, बिल्कुल ठीक है ना, यानी कि तुम्हें, या फिर यू शुड नॉट रैग द न्यू कमर्स, तुम्हें न्यू कमर्स को रैगिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तुम नहीं कर सकते हो न्यू कमर को रैग, तो कैन लगाइए। मैं आपको सिर्फ एक परसेप्शन दे रहा हूं, इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है। एक परसेप्शन क्रिएट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, ज्ञान बोध रिगार्डिंग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यू विल हैव टू चूज योर राइट आंसर, है ना, व्हिच इज गिवन इन योर ऑप्शन, जो आपके ऑप्शन में दिए रहते हैं। तो इसमें आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई परेशानी हो तो तुरंत टोकिए। ही डैश ज्वाइन दिस जॉब, अब बताइए फिर से वही बात रहेगा, ही कैन ज्वाइन दिस जॉब, यानी कि ही इज एबल टू ज्वाइन दिस जॉब। अगर आप कहते हैं ही शुड ज्वाइन दिस जॉब, तो इसका मतलब है कि उसे जॉब ज्वाइन करना चाहिए। तो आपके दिए हुए ऑप्शन पे ये निर्भर करेगा। अगर आप कैन का देते हैं तो एबिलिटी का बोध होता है। ही, हाँ बोलिए, हाँ वह इस जॉब को ज्वाइन करेगा, विल भी लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, इसमें ये कोई कह नहीं सकता है कि यही आंसर सही होगा, ये गलत होगा। समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे इसमें देखिए आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो ये मतलब इसमें कुछ भी पास्ट का वर्ड नहीं है, तो इसमें कैन का ही प्रयोग करेंगे, इसमें दूसरा नहीं करेंगे। आया समझ में ना। तो इसमें चूंकि रूल भी मैंने आपको पढ़ाया और उस रूल के अनुसार आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं। ये दिक्कत है भाई। हाँ बोलिए, डैश यू क्लाइंब ए पाम ट्री, खजूर का पेड़, इसमें कैन ही लगेगा। आप जिसका आंसर होता है वो आप खुद ब खुद बोलते हो कि नहीं इसका आंसर, एक छूट गया नहीं तो हुआ ये ना। ही डैश टेल द ट्रूथ, बताइए क्या होगा, ही मस्ट टेल द ट्रूथ, ही शुड टेल द ट्रूथ। अच्छा ये बताइए, आप भी पढ़े हैं, आप पहले से भी पढ़े हैं, आपके दिमाग में कुछ तो जरूर बात होगा जो डिफरेंट आंसर आते होंगे। मैं भी तो इंसान हूं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो आई टोटली डिपेंड्स अपॉन द रूल्स ऑफ ग्रामर, तो मैं भी रूल पर ही डिपेंड हूं। अकॉर्डिंग टू रूल आप अगर अर्थ यहां पर जैसे ही मॉडल का यूज चेंज करते हैं, उसके अनुसार आपका ये सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। अगर देखिए इसमें लिखेंगे कि ही मस्ट टेल द ट्रूथ, तो इसका मतलब हो गया कि उसे सच बोलना चाहिए। अगर लिखेंगे ही शुड, सॉरी ही मस्ट बोलेंगे तो उसे निश्चित तौर पे सच बोलना चाहिए। अगर ही मस्ट शुड देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसे सच बोलना चाहिए। ही विल टेल द ट्रूथ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वह सच बोलेगा। ही कैन टेल द ट्रूथ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वह सच बोल सकता है ना। समझ में आ रहा है कि ना। तो सब कुछ डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप बना के लाइए और पूछिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें सब में तो वही होगा। डैश यू क्लाइंब ए पाम ट्री, तो कैन हो जाएगा इसमें। वी डैश ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, सुनिए बताइए, आप शुड और टू मस्ट सब में आपको सही लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि अगर हम कहते हैं वी शुड ओबे, हमें पालन करना चाहिए द लॉज ऑफ द कंट्री, वी ऑट टू करेंगे मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ऑट टू भी लगाते हैं। जैसे वी शुड लव आवर कंट्री और वी ऑट टू लव आवर कंट्री, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर सिमिलरली करेक्ट। सो आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए आपको निश्चित तौर पे होगा बी केयरफुल लेस्ट यू, लेस्ट के साथ क्या लगेगा, शुड, मैंने कल भी बताया था, है ना। आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। वन डैश डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, फिर देखिए वन ऑट टू भी हो सकता है, वन शुड भी हो सकता है, वन मस्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी की बात है तो ऑट टू का प्रयोग करिए, ज्यादा उचित होगा। वन ऑट टू डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। डैश यू ड्राइव ए कार, कैन यू ड्राइव ए कार। डैश आई ओपन द विंडो, कैन आई ओपन द विंडो। ठीक है, उसके बाद यू डैश एज वेल एज, यहां देखो ये गड़बड़ हो गया लिखने में, ये डू होगा यहाँ पे, ठीक है ना, डू।
यहां पे क्या होगा, डू इट। यार थोड़ा स्पष्ट दिखे इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। बताइए, यू डैश एज वेल डू इट, तो क्या हो जाएगा, यू कैन डू, तुम कर सकते हो जैसा जैसा इसे करते हैं, यानी तुम कर सकते हो जैसा तुम इसे करते हो, तो इसमें कैन का प्रयोग ज्यादा उचित लग रहा है। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो द, वी ऑट टू फॉलो द, वी मस्ट फॉलो द। अच्छा, आपको आप बताइए, अपने मन से पूछिए, अपने अपने आप से पूछिए कि क्या इसमें तीनों आंसर नहीं सही लग रहा है। अगर केवल अर्थ बदलते जाएंगे, अगर कहेंगे वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसका मतलब हो गया कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम दे देते हैं यहाँ पे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ऑब्वियसली हमें निश्चित तौर पे फॉलो करना चाहिए। अगर हम ऑट टू दे देते हैं, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें अगर राइट आंसर पे अगर करें बात, तो वी मस्ट का प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा। मस्ट क्यों, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें फाइन लगेगा, तो दैट्स वाई वी शुड यूज मस्ट। आई डैश डू इट, आई कैन डू इट, लेकिन क्या अगर आई विल डू इट देंगे तो क्या गलत वाक्य होगा, ऑब्वियसली नॉट। कैन अगर नहीं रहे, अगर विल रहे, तो आप विल आंसर करोगे। समझ रहे ना, मैं आपको इसलिए सारे ऑप्शन पे आपको टच कर रहा हूं, क्योंकि टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ऑप्शन। ऑप्शन में आप कैन यहां पढ़ के गए, कैन नहीं है, तो आप तैयार रहेंगे ना दूसरे ऑप्शन के लिए ना, है ना। आई डैश, सॉरी आई नहीं, डैश यू लिव लॉन्ग, ऑब्वियसली इसमें मे होगा। वेयर डैश वी गो, वेयर शुड यू गो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था। लेकिन अगर आपको कहीं वेयर शैल वी गो लिखा रहे, तो उसको भी गलत मत मानिएगा। हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग को कहाँ चलना चाहिए, तो शुड का प्रयोग ज्यादा उचित माना जाएगा। दे डैश नॉट हेल्प यू, हाँ किसमें किसमें, हाँ दे डैश नॉट हेल्प यू, बताइए क्या होना चाहिए। हाँ, वह संभवतः आपकी सहायता नहीं करें, तो दे माइट नॉट हेल्प यू। ठीक है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन पर निर्भर करेंगे, चूंकि ऑप्शन है नहीं यहां दिया हुआ, तो आप देखेंगे ना, और क्वेश्चन बैंक में या फिर किसी बुक में इसका आंसर दिया हुआ रहेगा, तो सब में अलग अलग रहेगा। इसका मतलब है कि गलत है क्या सब में, नहीं गलत नहीं है, बल्कि अपने अपने सिचुएशन से सबने दिया है। तो वो सारे आंसर, तो आप कहेंगे कि सर जो 2015 में जो एग्जामिनी होगा उसमें कैसे एग्जाम दिया होगा, तो उसके जो आंसर सीट होते हैं उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन लिखे रहते हैं कि तीनों में से किसी ने अगर उसमें लिखा है तो सही माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात ना, चूंकि आप एक प्रैक्टिशनर हैं, आप एक मतलब न्यू कमर हैं, तो मैंने न्यू कमर आप नहीं कर सकते हैं, मतलब नोवाइस, नोवाइस मतलब होता है जो नया नया सीखता है। अगर आप नोवाइस हैं, है ना, या फिर आप मान लेते हैं प्राइमरी लर्नर हैं, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। दे डैश नॉट हेल्प यू, तो दे माइट नॉट हेल्प यू, ये सही आंसर है, कोई गलत नहीं है। संभवतः वे आप लोगों की आपकी सहायता नहीं करेंगे, तो दे माइट का प्रयोग कर दीजिए। दे डैश डू दिस वर्क, मुझे लगता है ना अब इसमें हम लोग जैसे टाइम पास कर रहे हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ के छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको फिर से कोई दिक्कत होगी, जितना होना चाहिए लगभग उसमें आपको हो गया है। मैंने आपको बोला था कि आप बना के लाना, अगर आप बना के लाए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अदरवाइज हम इसे आगे बढ़ेंगे, है ना। किसी को अगर किसी सवाल में दिक्कत हो तो पूछिए, और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सबका आपका मतलब समझ में आ गया कि किसमें क्या होना चाहिए, कि नहीं आया है। अगर नहीं आया तो एक एक करके कर देंगे हम, तो इसीलिए आप भी समझते, अब इसको कर देते हैं क्योंकि इसमें तो एक ही आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, करें। रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट्स, देखिए आपने ऑटोमेटिकली यहां पे सही आंसर पे आ गए ना। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको इसमें ना आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। इसमें कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा उचित जो होगा उसको आपको चूज करना है। वी डैश, तो इसमें शुड होगा, सही आंसर है आपका जवाब। वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री, यहाँ फ्रॉम लिखा है, मतलब ये टाइपिंग एरर है ना, एम छूट गया है। रेशियल प्रिजुडिस, अब आप देखेंगे हैव के साथ क्या V1 लगेगा, नहीं लगेगा। कुड के साथ यहाँ सेट नहीं होगा अर्थ, आर के साथ नहीं, तो शुड। आप राइट आंसर पे चले गए ना, समझ रहे मेरी बात की ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का भी शुड हो जाएगा। तीसरा, ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल, ये आप बोल रहे हैं ना, सही जवाब ना। इसका मतलब है कि आपका परसेप्शन क्लियर हो गया रिगार्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब।
है ना। यहां पे अगर आंसर सही बोल रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तब आपका समझ में नहीं आया है। लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। यस, ऑब्वियसली लीव होगा। क्यों होगा, कारण कोई बता सकते हैं क्या? मैं आपको एक रूल बताया था आपको बेयर इन्फिनिटिव का, शायद आपको याद ना हो अभी, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव में मैंने एक रूल बताया था कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, लेट, मेक, याद रखिएगा, लेट, मेक, फील, नोटिस, हियर, है ना, ये सब जो वर्ब होते हैं, वॉच, WATCH, वॉच, यानी ये सब जो वर्ब होते हैं अगर एक्टिव वॉइस में हो तो हमेशा उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी कि विदाउट टू वाला वर्ब लगता है, यानी V1 लगता है। तो आप ये जहां देखिए, आप गौर करते होंगे, लेट्स डांस, लेट के बाद डांस लगा, वर्ब आने वाला वर्ब क्या लगा, डांस, है ना। लेट मी गो नाउ, लेट के बाद आने वाला वर्ब क्या लगा, टू के साथ नहीं लगा, गो लगा। यानी कभी आपने नहीं देखा होगा कि लेट मी टू गो नाउ, नहीं देखा होगा। यानी कि लेट के बाद आने वाला जो वर्ब होगा अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो उसमें क्या लगेगा, विदाउट टू, यानी कि V1 सिर्फ लगेगा। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या लगेगा, लेट मी लीव होगा। आपका आंसर सही है 4 का C। और आपने अभी गौर किया कि 4 का 4 आपने सही किया, है ना। ये मेरे पढ़ाने के पश्चात आपने ये परसेप्शन क्रिएट किया कि इसमें हम आंसर आप कर पा रहे हैं, और जो आप आंसर कर पा रहे हैं वो अपने आप कर पा रहे हैं, और ये 2018 से लेके पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट सही है। 5वां, ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, बोलो। मस्ट होगा, मस्ट नॉट होगा। क्यों? क्योंकि आप अर्थ जब मिलाएंगे ना तो आपको इसमें अर्थ मिलेगा, ड्राइवर्स मस्ट नॉट ड्राइव, ड्राइवर को निश्चित तौर पे ड्राइव नहीं करना चाहिए ओवर द स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट से ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग उससे पहले वाला पढ़ रहे थे तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, किसी को कैन लग रहा था, किसी को मस्ट लग रहा था, किसी को शुड लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है। यही कारण है कि अब ऐसे प्रश्न को MCQ में रखे जाते हैं। समझ रहे मेरी बात ना? अगर MCQ में नहीं रखे जाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम थी कि एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ही गोज टू पटना, ही वेंट टू पटना, ही हैज गॉन टू पटना, ही विल गो टू पटना, ऑल आर करेक्ट ना। तो अगर उसमें वर्ब अगर भरने के लिए दिया जाए तो आप कोई कुछ भरेगा, कोई कुछ भरेगा, लेकिन सही तो सब है। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए ही ऐसे MCQ में रखे जाते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कंसिस्ट मोर देन वन आंसर, सो द कैंडिडेट शुड चूज वन ऑफ द बेस्ट आंसर। कैंडिडेट को उसमें से बेहतर चुनना होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश बी वेरी टायर्ड। अब अपने मन से बोलो इसको आंसर को, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, सो यू डैश बी वेरी टायर्ड, बिल्कुल मस्ट। क्यों? क्योंकि तुम बहुत देर से, घंटों से राइडिंग करते आ रहे हो, तुम निश्चित तौर पे थक गए होगे। तो निश्चित तौर पर के लिए देखिए यहां पर क्या होगा, मस्ट। आप आंसर पे आ गए ना सही। 4 आपके साथ ऑप्शन जैसे ही मिलता है आपको लगता है कि नहीं यही सही होगा, इक्का दुक्का को छोड़कर, है ना, एक्सेप्शन नेवर बी काउंटेड, तो इक्का दुक्का को छोड़कर आप लगभग आंसर आप कर पा रहे हैं। बढ़ते चलें, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट, आप बताइए। कुड, शुड, देखो कभी कभी लगे कि अगर मान लेते हैं वुड भी कंफ्यूजन में आ रहा है, शुड भी, कुड भी आ रहा है, तो पहले ना आप सब ऑप्शन को छांटो कि कौन नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिकली आंसर पे पहुंच जाओगे। कभी कभी वुड बिल्कुल ठीक है। वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, यानी कि इसमें आप कुड लगाओगे, शुड लगाओगे, कैन लगाओगे तो आंसर आपका यानी कि सही मीनिंग नहीं मिलेगा। दैट्स वाई वुड इज योर आंसर। समझ रहे हैं ना? कभी कभी आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड। चूंकि जब ये सब लगाइएगा तो आपको आंसर पे आप माने मीनिंगलेस सेंटेंस मिल जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज बीन, मैं हमेशा से रुचि रखता हूं मेटाफिजिक्स में, रखते आ रहा हूं या रखता आया हूं मेटाफिजिक्स में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैव ऑलवेज बीन। आई विश के साथ क्या लगेगा, वुड लगेगा, सही जवाब। डैश यू लेंड मी योर बुक, विल यू लेंड मी, है ना, विल यू लेंड मी, क्या तुम अपना किताब मुझे उधार दोगे। ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, ईच चाइल्ड के साथ सिंगुलर लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इसमें ऑप्शन पे चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें एक ही आंसर आपको सही लगेगा। आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, बोलो।
हाँ नहीं, कैन नहीं होगा, कुड होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे क्या देख रहे हैं, वाज है, तो वाज है तो इधर पास्ट। आई डैश टेकन माई कैमरा, बोलो, ऑब्वियसली हैव होगा क्योंकि V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब आप बताइए कि 2018 से लेके 2023 तक का हमने सब क्वेश्चन यहां बनाया बनाया ना। आपने ऑलमोस्ट इक्का दुक्का को छोड़कर ऑलमोस्ट सही जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, इस चैप्टर को समझ में आ गया। और आपको याद होगा शायद कल ही हमने शुरू किया था न, और आज इसे खत्म कर दिया, तो 2 दिन में आपको एक चैप्टर समाप्त हो गया। हम आगे बढ़ जाए अगले चैप्टर पे। किसी को बोलना है कुछ, और किसी को कुछ पूछना है इसमें कुछ और? कौन सा 7? इसका इसका ना, ये 7 देखो, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट। आप, मैंने अभी इसमें आंसर जब मैंने आंसर मैं बता रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एक आंसर पे फोकस नहीं हो पा रहा है, अकॉर्डिंग टू योर रूल, अगर आप एक आंसर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ना ये देखना होगा कि इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है। कैन यू माइंड, क्या इसमें एबिलिटी का बोध नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस से 1 सेकेंड 1 मिनट फॉर ए मोमेंट, यानी एक क्षण के लिए आप अपने माइंड को स्टैंड अप कर सकते हैं, मतलब स्थिर कर सकते हैं, तो इसमें कैन का प्रयोग उचित नहीं लगता है। करना चाहिए, वाक्य मीनिंगलेस बन रहा है। रख सकते थे, जब कैन नहीं तो पास्ट भी नहीं। दैट्स वाई योर आंसर इज वर्ड, वुड। अब इसे वुड का फिर अर्थ क्या लगेगा यहाँ पे सेंटेंस में? तो यानी कि क्या तुम अपने दिमाग को 1 सेकेंड कुछ क्षण के लिए स्थिर रख पाते? तो एक संभावित है, और संभावना को बतलाने के लिए, पॉसिबिलिटी को बतलाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वुड का। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू योर गिवन ऑप्शन, है ना, यू हैव क्या कह सकते हैं उसको, आपको मजबूरी है ना, यू हैव कंपल्सन टू सेलेक्ट ओनली वन आंसर एंड दैट इज वुड। और वो क्या है? वुड। समझ में आया कि नहीं? पोलाइटली रिक्वेस्ट जब भी रहता है तब उसमें लाइक टू फ्रेज लगा रहता है, जो इसमें है नहीं, तो उसकी चर्चा यहाँ कुछ है नहीं। देखिए, वुड के एक ही यूसेज नहीं होते हैं, वुड के बहुत यूसेज होते हैं। तो उसमें एक यूसेज ये भी होता है पॉसिबिलिटी को बतलाने के लिए। जैसे अभी मान लेते हैं कि आपको ये काम करना पड़ता, इस तरह के सेंटेंस मैंने स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन में भी बताए हैं आपको क्लास में। उसमें आप गौर किए होंगे कि जब भी संभावना का बोध रहता है तब हम वुड का प्रयोग करते हैं, और उसके बावजूद हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें तो उस ऑप्शन में ही चूज करना है ना, कि वहां पे तो आपको दूसरा कुछ करना नहीं। तो फाइनली दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ओवर, खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इन करें कि नहीं? समझ में आया? सो ईमानदारी से बोलिए, क्योंकि मेरे क्लास को आपने समझा, मेरे स्पीड को समझा, और इसी के अकॉर्डिंग हमको बढ़ना है। मुश्किल से हमको लगता है कि 5-6 क्लास, 7 क्लास, 7 दिन आप कह सकते हैं, और अभी ग्रामर चलेंगे, फिर हम लोग लिटरेचर पे आएंगे, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बहुत सारी बातें हैं। मैं इसको हटाऊं अब? क्या बोले? तो इसको हम लोग करते हैं, ये क्या कहते हैं, खत्म। मेरा ध्यान कभी मैसेज पे चला जाता है यहाँ पे मैसेज रहता है। खैर, शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको पहले बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि कहीं अगर कॉमन एरर में पूछ दे या कोई मिसलेनियस में पूछ दे तो आप तैयार रहिए। इसलिए मैं इसमें 1 दिन में ख़त्म कर दूंगा, और संभवतः अभी हमारे पास 20 मिनट समय है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मैं आइडिया आपको दे देता हूं और उसके आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं शुरू करूं ट्रांसफॉर्मेशन? आप लोग ना खाली ध्यान से देखते रहना। ट्रांसफॉर्मेशन, आप गौर करना, मैंने यहाँ पे ना 2 वर्ड लिखे हैं, और 2 वर्ड को एक साथ मिला के, एक ट्रांस और एक फॉर्मेशन, और मैंने थोड़ा गैप दे दिया था यहाँ पे। मतलब ये हो गया कि ट्रांजैक्शन ऑफ फॉर्मेशन। ट्रांस मतलब ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, और फॉर्मेशन मतलब रूप, यानी रूप का लेन देन, यानी रूप का अंतरण, यानी रूपांतरण। ठीक है? यानी कि ग्रामर के एक रूप से दूसरे रूप में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यह हुआ शुद्ध हिंदी में। अभी मैं आप इसको इंग्लिश में करता हूं डिफाइन, है ना।
Transformation, what does it mean of transformation? It is a grammatical process in which we have to change from one grammatical form to other grammatical form without altering its sense. यानी बिना अर्थ बदले व्याकरण के एक रूप से व्याकरण के दूसरे रूप में परिवर्तित करना किस क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में हम लोग रूपांतरण कहते हैं। शुद्ध हिंदी में, आप हिंदी व्याकरण में अगर आप पढ़े होंगे तो। अब इसमें से दो बातें होती हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन दो तरह से हम करते हैं। एक हमारा जो शब्द अभी हमने लिखा ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा हमारा होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन, इस दोनों में क्या अंतर है? तो ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों का अर्थ एक समान रहता है, जिससे हम बदलते हैं और जिसमें बदलते हैं, ये दोनों का अर्थ एक समान होता है। जबकि कन्वर्जन में दोनों का अर्थ बदल जाता है। आप उसे एक सामान्य उदाहरण से समझें। जैसे मैंने आपको 100 रुपये का नोट दिया, तो आपने मुझे 10 का 10 नोट दिया, यानी बोथ हैव इक्वल मीनिंग, बोथ हैव इक्वल वैल्यू, एंड दिस वन इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्यों? क्योंकि हमने इससे इसमें बदलाव कर दिया, इससे इसमें चेंज कर दिया। यानी कि 100 को 10 गुने 10 में कर दिया, यानी रूप बदल गया, गुण नहीं बदला। देखिए नंबरी बदल गया 10 टकिया में, अगर सामान्य भाषा में अगर हम इसे बोलें। लेकिन अगर मैंने आपको 5 रुपये का एक सिक्का दिया और आपने मुझे एक पार्ले जी का बिस्किट दे दिया, पार्ले जी का एक बिस्किट दे दिया, तो ऑब्वियसली रूप भी बदल गया, गुण भी बदल गया। इसका काम हम खाने में करते हैं, इसका काम खाने में नहीं करते हैं। यानी कि रूप बदल गया, देखिए ये वाला, गुण भी बदल गया ये वाला, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है? रूप बदल गया लेकिन गुण नहीं बदला, गुण वही रहा। इसका भी वैल्यू 100, इसका भी वैल्यू 100, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक सामान्य भाषा में समझने के लिए है। अदरवाइज आप इसे ग्रामेटिकली ऐसे कहेंगे, इट इज ए ग्रामेटिकल प्रोसेस इन विच वी हैव टू चेंज फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। बिना अर्थ बदले व्याकरण के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आता है हमारा कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से हम क्या क्या ग्रामर में पढ़ते हैं, और वो हमारा पढ़ने का जो मेथड है उसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू, आपको मैं बता दूं कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था नरेशन, इसके पहले पढ़ा हमने वॉइस, और ये सारा चीज वॉइस पढ़ा, नरेशन पढ़ा, ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि उसमें भी आप देखते थे कि एक्टिव से पैसिव बदलते थे तो दोनों का अर्थ एक समान रहता था। नरेशन में भी ऐसा हमने किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज किया तो उसमें दोनों का अर्थ एक समान रहता है। ठीक उसी तरह से जब हम रिमूवल ऑफ टू करेंगे, यानी कि टू को रिमूव करेंगे, टू को हटाएंगे, तो दोनों का अर्थ एक समान रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्या कर रही हो? प्लीज क्लास में इस तरह का नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं। मैंने पहली बार में इसे देखा आपको, लेकिन मैंने आपको मना नहीं किया। जब सबका ध्यान आपकी तरफ चला गया, सबका ध्यान, आप सब लोग आपके मोबाइल को देख रहे थे। अगर आपको मेरा फोटो खींचने का शौक है तो वहां खड़े होंगे, खींच लीजिएगा प्लीज। क्लास में ऐसा मत करिए, है ना। रिमूवल ऑफ टू, और अगर हम रिमूवल ऑफ टू करते हैं यहाँ पे, तो टू को रिमूव करेंगे एंड दोनों का अर्थ एक समान करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम करते क्या है, सो देखिए ध्यान से। एक हम, चूंकि आपको मैंने पहले बताया कि एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ना एक सामान्य जानकारी देके आगे बढ़ जाता हूं इसमें। हम वैसे क्वेश्चन में ज्यादा समय ना स्पेंड करें जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और पूरा एकदम स्पीडली हमें निकलना है। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल में दे देता हूं, आप समझते होंगे, इसमें पढ़े भी होंगे, बस फॉर्मेलिटी है। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, एक बहुत ही इस तरह के बहुत सेंटेंस पूछे जाते हैं, और बस एक बार इसे समझ लेना और तुरंत इससे बाहर निकल जाना है। रिमूव टू के बारे में और बातें कुछ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा अब नहीं जाता है। आप गौर करेंगे कि सिर्फ इसी रूल से 2009 से लेके और 2018 तक, नॉट 18 बल्कि 17 तक क्वेश्चन पूछे थे, और अगर आप उस क्वेश्चन बैंक को बनाएंगे तो इस आधार पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, आपको पहले से भी आता होगा। ही और
इज को इज ही रहने देते हैं और टू को यहां से हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है, रिमूवल ऑफ टू है, तो ऑब्वियसली ही इज सो। टू को हटाते हैं और सो लगाते हैं, ऐसा कहना गलत है। टू को रिमूव करते हैं और अगले स्टेप में हम कह रहे हैं कि सो लगाते हैं, क्यों? टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ द सेंटेंस, है ना। देयर इज ओनली वन आंसर रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दैट टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ द सेंटेंस, दोनों का अर्थ एक समान करने के लिए, बिकॉज इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? तो ही इज सो वीक दैट ही, अगर यहां पे प्रेजेंट है तो यहां कैन नॉट लगाएंगे, और यहां पास्ट रहता तो कुड नॉट लगाते, और उसके बाद कैन के बाद क्या लगता है? कल ही मैंने पढ़ाया था कि कैन एक मॉडल वर्ब है और मॉडल के वर्ब के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यानी V1 लगता है, तो टू तो हटाना पड़ेगा, टू तो फुल इन्फिनिटिव है, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे? वीक। अब आपके मन में आता होगा, सॉरी ये लिखा गया वॉल्क नहीं बट वॉक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब है कि दोनों का अर्थ आप मिलाएंगे, वह आवश्यकता से अधिक कमजोर है चलने के लिए, यानी वह इतना कमजोर है कि कोहर्सिकर की वह चल नहीं सकता है। तो ये दैट क्यों लगाए? दैट इसलिए लगाए चूंकि दो क्लाउज है, एक ये क्लाउज है, एक ये क्लाउज है, ये मेन क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो इस दोनों को जोड़ने के लिए चाहिए ना कोई कंजंक्शन, और दैट जोड़ के हम इसे सबऑर्डिनेट क्लाउज बनाते हैं। तो रिमूवल ऑफ टू में आपको टू को रिमूव करना है, बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, मैंने क्लास में अगर आपको मैं पढ़ाया होगा, कभी कोई पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली मैंने उसमें 3-4 रूल पढ़ाए थे और काफी सेंटेंसेस उसमें प्रैक्टिस आप लोग भी अपने अपने जगह पे किए होंगे, लेकिन इस मात्र एक टाइप के क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आप इसको सीख के रखें और आपका काम हो गया। बढ़ूं मैं आगे, यानी टू एक एडवर्बियल फॉर्म है, ये टू एक एडवर्बियल फॉर्म है, इसे रिमूव करना होता है और दोनों का अर्थ एक समान करना होता है। अगर इस टू को रिमूव करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उस चारों ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ जाऊं रिमूवल ऑफ टू से। अब आता है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री क्या होता है? थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। डिग्री होता क्या है? डिग्री का मतलब ही होता है, वास्तविक अर्थ होता है तुलना करना। जैसे आप मान लेते हैं ये हमारा कैंची है, 90 डिग्री का 90 डिग्री है, आप मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ते होंगे, यानी क्या होगा? इसको 90 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें इस रेखा और इस रेखा, ये दोनों लाइन के बीच में कंपैरिजन है, यानी तुलना है ना। सब समझ रहे मेरी बात कि नहीं? तो अगर हम कहते हैं कि ये लाइन बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे बड़ा है, आप कहेंगे छोटा है, कोई बड़ा कोई छोटा कहेगा, लेकिन तब तक ये छोटा नहीं होगा जब तक कि इसके सामने कोई बड़ा लाइन नहीं ना आ जाए। यानी क्या हो गया कि इस दोनों लाइन में हम तुलना कर रहे हैं, तब ना ये छोटा ये बड़ा हो गया। तो डिग्रीज का मतलब ही होता है तुलना करने के सेंस में। किसके आधार पे तुलना करते हैं? तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पर, यानी डिग्री इज ए कंपैरिजन, है ना। दैट मीन्स कि इट इज अ कंपैरिजन इन व्हिच वी हैव टू कंपेयर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स on the basis of adjective or adverb, and that form of transformation, it is also a form of transformation, so that form of transformation is known as degrees of comparison, है ना। basically adjective or adverb is the base to compare two or more than two things, यानी यही दोनों आधार होता है। तो फिलहाल इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब डिग्रीज कितने होते हैं? तो डिग्रीज होते हैं 3। डिग्रीज होते हैं 3, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपको ना पिक्टोरियल फॉर्मेट में इसे समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। ये दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के बीच समान तुलना है तो इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। ये दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के बीच असमान तुलना है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। फाइनली डिफाइन करूंगा मैं, लेकिन आप इसे पिक्टोरियल फॉर्मेट में समझ लें। 2 से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु है
दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु है और इसके बीच असमान तुलना है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, है ना। ये एक समझने के लिए मैंने इसे बताया। सिर्फ आपको पिक्चर देखेंगे तो आपको डिफिनीशन तुरंत क्लियर हो जाएगा कि देखिए, दो व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच समान यानी बराबर है तो समान तुलना हो गया, तो क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव डिग्री। और दो व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच क्या है? असमान है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री है, और असमान दो से ज्यादा के बीच असमान है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो उसका आधार एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है ना। अब इसमें अगर आप डिफिनीशन इंग्लिश में करें, एक मैं कर देता हूं, उसके आधार पर आप सब कर लेंगे। व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब एज सिमिलर फॉर्म, दिस कंपेरिजन इज टू बी सेड पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी कि जब दो व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच समान तुलना एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के आधार पर हो तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव। और दो व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच असमान तुलना एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के आधार पर हो तो क्या कहेंगे? कंपैरेटिव। और दो से ज्यादा व्यक्ति अथवा वस्तु के बीच एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के आधार पर असमान तुलना हो तो उसको क्या कहेंगे? सुपरलेटिव। दिमाग में आ गया होगा डिफिनीशन? इस पिक्टोरियल फॉर्मेट्स में एक बार में समझ में आ गया होगा। अब इसको फिर से हम क्लीन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटरचेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का आपस में। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पहले, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा टफ लूंगा, यानी कि तब आपस में कंपैरिजन करेंगे। और ये टॉपिक हमारा फिर से आज हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं आपको क्वेश्चन आज दे दूं और आप उसे बना के कर लेना कंप्लीट। सपोज दैट अगर ये है रामू इज या राम इज एज गुड एज, राम इज एज गुड एज मोहन, राम इज एज गुड एज मोहन, तो ऑब्वियसली ये किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। इसे कंपैरेटिव डिग्री हम बदल सकते हैं क्या? इसका सुपरलेटिव बदल सकते हैं? इसको सुपरलेटिव डिग्री में कोई बदल के दिखाइए। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां तो दो ही व्यक्ति है, और दो व्यक्ति के बीच या तो पॉजिटिव हो सकता है या कंपैरेटिव हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो इसका कंपैरेटिव बनाएंगे। कंपैरेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, मोहन को इधर ले आएंगे, ठीक है, और राम को इधर ले आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सब कुछ समझ ले। पहले से भी आपको आता होगा, हम नहीं कह रहे कि नहीं आता है, लेकिन आप यहां पे फिर से एक रिवाइज करिए। अब एज गुड एज किस डिग्री में है? पॉजिटिव में। हम क्या बदलेंगे? कंपैरेटिव में। ये अगर पॉजिटिव में है तो हम इसका कंपैरेटिव बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? बेटर देन, आपको देखिए यहां पे जगह मैंने छोड़ दिया है, बेटर देन राम। लेकिन यहां पे हम फिर से नोट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अब ये गौर करना कि इसको अगर हम बराबर कहते हैं तो इसको बराबर नहीं कहते हैं, यानी कि इसको अगर प्लस कहेंगे तो इसको माइनस कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यानी कि ई अगर सकारात्मक अर्थ है तो नकारात्मक होगा। ऑटोमेटिकली ई बराबर है तो बराबर नहीं बोला है, तो इसीलिए इसमें एक हम निगेटिव वर्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो एक ही उत्तर, टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ द सेंटेंस, दोनों का अर्थ बराबर करने के लिए। मैं आपको अर्थ करके बराबर करके बताऊं। राम मोहन के इतना अच्छा है, यानी जितना अच्छा राम है उतना ही अच्छा मोहन भी है। तो अब आप गौर करना कि मोहन उतना अच्छा नहीं, मोहन राम से ज्यादा अच्छा नहीं है। मोहन जो है वो राम से ज्यादा अच्छा नहीं है, माने बराबरी अच्छा है, यानी दोनों एक समान अच्छा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम इंटरचेंज करते हैं अगर दो सिंपल सब्जेक्ट रहे तब, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं आपस में सबका इंटरचेंज करना। और आप गौर करेंगे कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमने दो चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग। अभी मैं बताना शुरू करूं। अब अभी हम एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का बेसिक सेंटेंस लेते हैं, जैसे रामू इज, मैं थोड़ा टाइम देख लूं, अगर चूंकि इसमें टाइम लग जाएगा लगभग 8-10 मिनट, तो चलेगा ना? 5 मिनट इधर कर देंगे और कोई। रामू इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, रामू इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। ये सुपरलेटिव डिग्री लिया। क्यों सुपरलेटिव डिग्री क्यों लिए? क्योंकि सुपरलेटिव में 2 से ज्यादा होता है, तो 3 में से 2 निकाला जा सकता है ग्रुप करके, लेकिन 2 में से 3 कैसे निकालेंगे? तो इसलिए बेस सेंटेंस के रूप में, आधार वाक्य के रूप में हम हमेशा किसको लेते हैं?
सुपरलेटिव को लेते हैं। अब इसका हम बनाएंगे कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री जब हम इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री जब हम इसका बनाएंगे तो इसको बनाते हैं ऐसे, दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें। कॉम्परेटिव डिग्री जब हम बनाएंगे तो बनाएंगे जैसे रामू है तो रामू, इज है तो इज। अब ये द बेस्ट किस डिग्री में है, सुपरलेटिव में। इसका क्या बना रहे हैं हम, कंपैरेटिव, तो बेटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देन लगाएंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। अब मैं पूछूं क्यों करते हैं तो सीधा एक ही जवाब दीजिएगा, दोनों का अर्थ एक समान करने के लिए, है ना। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ द सेंटेंस। खासतौर पे ट्रांसफॉर्मेशन में, इन्हें कि पूरे ग्रामर में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ समान करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो रामू इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां एनी अदर के जगह पे ऑल अदर देते हैं तो यहां पे नहीं, तो यहां पे बॉयज देना पड़ेगा बस, ठीक है। अगर एनी अदर के जगह पे ऑल अदर देते हैं तो बॉयज देना पड़ेगा, क्योंकि ऑल क्या है, प्लूरल को बताता है, एनी क्या है, सिंगुलर को बताता है। तो एनी के साथ क्या लग गया, सिंगुलर, ऑल के साथ क्या लग गया, प्लूरल, ठीक है। हाँ, पूछना है कुछ किसी को। अब हम आते हैं सुपरलेटिव पे, पॉजिटिव डिग्री पे। आपको पता है कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव आपस में क्या होते हैं, उल्टा होता है। पॉजिटिव यानी इसमें अगर नोट नहीं है तो इसमें नोट लगाएंगे और उसके बाद क्या करते थे, देखो एक ये सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट ये है, इस दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे राम और मोहन को किए थे ना, तो ठीक उसी तरह से इसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एनी अदर बॉय एज, अब फिर नोट लगाएंगे ना दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगा, एनी अदर बॉय इज नॉट। अब फिर ये कौन सी बना रहे हैं, पॉजिटिव, तो आप सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, अगर ये सेंटेंस निगेटिव बन रहा है तो सो लगा सकते हैं, अगर ये सेंटेंस निगेटिव नहीं बनता तो केवल एज लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एज, चलिए एज लिखा गया इसलिए एज ही लिख देते हैं, एज गुड एज रामू ऑफ माई क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम, अब यहां पे आप गौर करो कि एनी है और नोट है, तो एनी और नोट इस दोनों को मिला के इस दोनों को अगर हम मिला लें तो इसमें बनता है नो अदर, ठीक है। एनी मतलब एनी और नोट मतलब नो, अदर है तो अदर, ये बोला। नोट और एनी को मिला देंगे तो क्या बनेगा, नो, माने ये भी सही है, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो नो अदर बॉय एज, नोट तो इसी में आ गया, एज गुड एज रामू ऑफ माई क्लास। आया समझ में कि कैसे इंटरचेंज करते हैं। आपके क्लास, आपके बुक में भी दिया हुआ रहता है, ग्रामर के बुक में भी आपको क्वेश्चन भी दिया गया है। तो मैं सीधे आपको कहूंगा कि आप इसे करके रखना, चूंकि 45 मिनट प्लस हो गया, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं बनता है, मतलब लेट हो रहा है, 43 मिनट्स लगभग हो रहे हैं। तो मेरी मजबूरी है कि इसके आगे का उसमें लगभग 8-9 मिनट और लग जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल एक रूल मैं आपको इंटरचेंज वाला बता दूंगा, ठीक है। अभी 2 मिनट रुकिएगा अभी आप लोग।